फाइनली आज जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है, जिनके बारे में हमें बात करनी है, उनको आपने कई बार देखा है पहले, जिनके बारे में कुछ कहने की मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, परिचय देने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी परिचय की वो मोहताज भी नहीं है। आपने उन्हें कई सारी मूवीज़ में देखा है, गानों में देखा है, और एक ज़माना था कि हम लोग अपने टीनेज में उनको देखते हुए बड़े हुए हैं। ही इज़ सो मच हैंडसम नाउ टुडे। कई बार हम जैसे युवा हैं वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, उन्हें देखकर हम क्या कहें और कैसे कहें, कई सारी हम जैसे युवा, हाँ हम जैसे युवा हैं, जैसे युवा भी डेफिनेटली। सो नाइस टू मीट यू, वेलकम टू माय शो द बायोस्कोप वाला सर। हमारे साथ हैं प्रवीण जी, एंड सबसे अच्छी बात है आज होगा अनफिल्टर्ड इंटरव्यू। बहुत सारी बातें और इतनी सारी बातें और इतने सारे जो कि आपके सवालात हैं जो मैं आपके ज़रिए अब जानने की कोशिश करूँगा इनसे, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। एंड वेलकम द शो। थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहले हम मुझे जानना कि हाउ इज़ प्रवीण डब्बास इन हिज रियल लाइफ, मतलब वो हैं एक्चुअल में कैसे, मतलब लोगों को एक भ्रम होता है। वो तो आपको प्रीति से पूछना पड़ेगा। ये अच्छा। वो सिर्फ प्रीति और मेरे माँ बाप को मालूम है कि रियल लाइफ में मैं कैसा हूँ। बहुत अच्छा। तो मतलब अब ये है कि आपकी जो जर्नी है, मुझे जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि आपने सिर्फ एक जगह काम नहीं किया। तो एक स्टार्ट रही मॉडलिंग की, और उसके बाद एक्टिंग भी है। तो एक्टिंग एक साउथ इंडियन मूवी, देन हॉलीवुड, इंग्लिश मूवी की, बॉलीवुड, और मतलब काफ़ी सारी तरह की विधाएं, उन सब में सारा काम हो रहा है, और अलग अलग सिनेमा में काम हो रहा है, अलग अलग जोन के सिनेमा में काम हो रहा है ऐसा। तो एक्चुअली हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द कॉलेज? के आपको आने ही लग गए थे ऑफर कि आप आइए और मॉडलिंग करिए हमारे साथ कॉलेज में? थैंक यू। कॉलेज में आने शुरू हो गए थे, लेकिन कॉलेज में भी मैं प्लेज में हिस्सा लेता था, स्कूल्स में लेना शुरू कर लिया था। और स्कूल में भी लिटरली मुझे 11वीं क्लास में उठा लिया था कि आप जो एक मेन इंडियन बैले होता था मॉडर्न स्कूल बसंत विहार में दिल्ली में, तो उसमें आप मेन रोल करेंगे सम्राट अशोक का। तो मेरी शुरुआत वैसे हुई थी, और फिर प्लेज में, स्कूल में और कॉलेज में मैं मेन रोल्स करता गया, और फाइनल ईयर में मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए एज ए करियर चॉइस। उससे पहले ये था कि आईएएस के एग्जाम दूंगा और फॉरेन सर्विस में जाने की चाह थी, ट्रैवल करने की। तो आईएएस के बाद सीधे आईएफएस सिलेक्शन वहाँ मिल जाएंगे हमें, आईएफएस सिलेक्शन। तो लेकिन थोड़ा सा प्लान बदल गया, और एक्टिंग का यू कैन से ये था कि एक्टिंग को अपने करियर बनाना है। और फिर मैं सीखने के लिए न्यूयॉर्क गया। क्योंकि मैं घर के जो एक प्रोटेक्टिव माहौल है वहाँ से भी बाहर निकलना चाहता था, तो मैं न्यूयॉर्क गया। वहाँ पे 2-3 साल स्टडी किया, 1-2 और साल वहाँ पे अलग अलग किस्म के काम किए कि अपने आप को और मतलब फ्री फ्लो में जाऊँ, खुला छोड़ूँ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करूँ लाइफ में। बिल्कुल, थोड़ा सी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा सा सीखा। तो अच्छा, तो डैडी फिर मतलब आपके इस समय सॉरी इंटरप्शन के मतलब फिर डैडी भी इस बारे में कुछ ज़्यादा नाराज़ नहीं थे आपसे? क्योंकि आपने जैसे बताया कि मैं घर के माहौल से थोड़ा दूर भी रहना चाहता था, एक्सप्लोर भी करना चाहता था। घर का माहौल, मेरा मतलब ये है कि हमारे इंडिया में काफ़ी प्रोटेक्टिव माहौल रहता है, और हर चीज़ मिल जाती है। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था कि जैसे अगर एनएसडी वगैरह में भी अप्लाई करूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मिल जाता लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं कोशिश करके अगर हो भी जाता तो होता तो मैं दिल्ली में ही। तो मुझे बाहर, जैसे मैं कह रहा था, बाहर एक्सपीरियंस करना था खुद का, थोड़ी सी ठोकरें खानी थी, थोड़ा सा सीखना था कि ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है, क्या कर। तो वो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे न्यूयॉर्क में। मैंने अलग अलग किस्म के काम किए, वेटर का काम, होस्ट का काम, फ़ोन पे भी चीज़ें बेची, ग्रोसरी स्टोर में भी काम किया, हर किस्म का वो चीज़ किया। तो एक शुरुआत में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे ख्याल से जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो मुझे मिला, और मैं कह सकता हूँ वो अच्छा डिसीजन था। और फिर मैं वापस आया, और दिल्ली में 2-3 साल मैंने थिएटर वगैरह किया, अपना खुद का थिएटर ग्रुप खोला, और फिर मैं यू कैन से लिटरली जो हज़ारों लोग करते हैं, ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गया। माय गॉड, एक्चुअली यू फॉर्म्ड योर थिएटर ग्रुप। मतलब कई लोग, कम लोगों को ये बात पता होती है। हाँ, साथ लोगों को अभी तक ये वाली बात पता नहीं कि आप थिएटर तो कर ही रहे थे हार्डकोर, और आपने एक अपना ग्रुप फॉर्म किया। हाँ, मैंने 3-4 दोस्तों के साथ मिलके एक अर्बन थिएटर सोसाइटी करके हमने खोला दिल्ली में। हो सकता है अभी भी रजिस्टर्ड हो दिल्ली में। हाँ, मतलब बहुत सारे ग्रुप एक्चुअली तब चल रहे। तो मंडी हाउस का एरिया, मतलब आपको भी उतना ही भाया वो जगह, और वहाँ पर वो बीके और बीएम और जितने सारे एरियाज हैं, या फिर एनएसडी, वो पूरा जो माहौल है एहसासी वाला। हम तो फिर भी कॉमेडीज वगैरह करते थे, क्योंकि मेरा हमेशा शुरुआत से मकसद यही रहा है कि लोगों को एंटरटेन होना चाहिए। चाहे आप
जो भी कर रहे हैं, चाहे प्ले कर रहे हैं, चाहे सिनेमा कर रहे हैं, चाहे OTT कर रहे हैं, चाहे सीरियस मूवी कर रहे हैं, चाहे कॉमेडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल हॉरर जो भी है, बट दे शुड बी एंटरटेन। और एंटरटेन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हंसना या ये वो, बट दे शुड बी एंटरटेन, इट शुड बी टाइम वसूल। पैसा वसूल तो होना ही चाहिए, लेकिन टाइम वसूल भी होना चाहिए। तो हमेशा ये रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा मैं सक्सेसफुल रहा हूँ उस चीज़ में, क्योंकि वो सिर्फ एक्टर के हाथ में नहीं होता, बट कोशिश यही है। You always actually try to do that. Yeah. कि यार कितने भी एक्सपेरिमेंट कहीं से भी करने को मुझे मिले, मैं कम से कम इस बार ये चीज़ के बारे में कर दूँ। बिल्कुल। इसके अलावा ये वाली भी बात भी है कि पर उसके बाद आप मुंबई आ गए, और ये जो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं एक दूसरी फिल्म है, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ूंगा कि फिर ये मानसून वेडिंग कैसे मतलब हैपन हुई आपकी लाइफ में, ये क्या मतलब है? मानसून वेडिंग हैपन हुई, एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, इज्जत करता हूँ, उमर डकूना, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उससे पहले मैं मिल चुका था उनको, मैं अपने फ़ोटो दे चुका था, और उनका फ़ोन आया मेरे पास कि हम मीरा नायर ये एक छोटी सी मूवी कर रही है। उस टाइम रियली छोटी सी मूवी थी और बहुत छोटा बजट है, और एक शादी टाइप का वो, और जैसे शादी के वीडियोस बनते हैं उस टाइप का हम वो शूट करने की सोच रहे हैं, और वो बना रहे हैं, और आप आके ऑडिशन कर लो। मैं 2 दिन ऑडिशन कर रही हूँ, और मैं जिम में था उस टाइम जब उनका फ़ोन आया, और मैं उसी दिन बड़ौदा जा रहा था एक शूट के लिए। ओके, ग्रेट। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ। मैंने कहा अभी तो, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरे फ़्लाइट है 2-3 घंटे में। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं आज और कल ही कर रही हूँ, उसके बाद मैं भेज दूँगी टेप उनको। मैंने कहा ठीक है, फिर हो सकता है अगली बार सही। तो जैसे मैं फ़ोन रख रहा था, मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये मीरा नायर की फिल्म है, तो क्या सोच रहा है। मैंने फटाफट फ़ोन अपने वापस रखा। मैंने कहा उमा जी मैं अभी आता हूँ। तो मैं जिम में था, लिटरली बनियान और शॉर्ट्स में, और मैं गाड़ी में गया झट से बांद्रा में। कैसे मैं पहुंचा वहाँ पे, जूम करके ऑडिशन दिया, और कैसे जूम करके वापस आके वो फ्लाइट पकड़ी मैंने फिर। तो वो ऑडिशन भी दे के आया, फ्लाइट भी पकड़ी, और फिर मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद फोन आया कि नॉट सिलेक्टेड येट। मीरा वाज देन डूइंग द सेकंड राउंड। ये तो उमर जी ने किया, टेप पे डाल के उनको भेजा। उसमें से मीरा कुछ सिलेक्ट कर रही थी खुद मिलने के लिए और खुद ऑडिशन करने के लिए। तो वो सेकंड राउंड, हाँ वो सेकंड राउंड में मुझे बोला गया कि आप भी उसमें हो और मीरा जी आपसे भी मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं मिला तो सबसे पहले मीरा जी ने बोला कि वो आप ही थे ना, वो शॉर्ट्स और वेस्ट में वो लिटरली अच्छे बने आते हैं, आप ही थे। मैंने हाँ मैं ही था, लेकिन सॉरी मैं जिम से आया था सीधा और मैं फ्लाइट पकड़ रहा था, तो टाइम नहीं था बदलने के लिए। मैं इसलिए हैरान हूँ इंटरव्यू से कि मतलब मीरा नायर की फिल्म है, उन्होंने कहा ठीक है मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे, मैं अभी जा रहा हूँ मेरी लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि वहाँ भी कमिटमेंट दी हुई थी ना उनको, तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं कल आऊंगा एक ऑडिशन देना है, वहाँ पे भी वो शूटिंग करना था, वो भी एक प्रोफेशनलिज्म है, वो आप नहीं छोड़ सकते। तो एनीवे आई मैनेज टू डू द बोथ थिंग्स। हाँ, तो मीरा के साथ भी किया और उनको तो फिर 1-1.5 महीने बाद दोबारा फोन आया कि आप सिलेक्टेड हो इसमें। तो उन्होंने मतलब कुछ आपसे और फिर सवाल पूछे, जैसे कि उनके साथ शायद रणदीप हुड्डा भी उस वक्त थे ना। हाँ, उस फिल्म में रणदीप। तो उन्होंने अपनी गलत कहानी बताई। उन्होंने तो बस मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि मेरे साथ फ्लर्ट करके दिखाओ। अच्छा, उनका सवाल ही अलग था। रणदीप हुड्डा ने कहा मैं सोच में पड़ गया, मैं डर गया तो उनको देखकर मैं इनसे कैसे फ्लर्ट करूँगा, मुझे डांट देंगी। तो उन्होंने तो ऐसा बताया। तो आपके साथ कुछ ऐसा कोई वाकयात हुआ कि आपसे उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ? नहीं, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि क्या करते हो क्या नहीं, और कुछ सीन्स भी पढ़े उसमें से। फिर वो ये भी देखना चाहते थे कि मैं डायरेक्शन लेता हूँ या नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसे करके देखो। मैंने कहा ठीक, मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। तो वो जैसे मैं बता रहा हूँ, वो ये भी देखना चाहते थे कि सुनते हैं या ढीठ है। तो बिल्कुल, तो वो उन्होंने 1-2 अलग तरीके से बताया। फिर जैसे मैंने बताया वो बातें कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ बड़े हुए, वो जनरली एक जो बात वो हुई। ये मैंने सर इसलिए वो रखा है, ये क्वेश्चन वो जो आप ही के लिए था, क्यों रखा है उसकी वजह है। अच्छा। और वजह वो यही थी कि मैं उस नाम को जानने की कोशिश कर रहा था, याद करने की। अच्छा। जो आपने एक मूवी की थी, ये मानसून वेडिंग तो हो ही गई, और आपने मलयालम जो एक मूवी की है
जो आपकी मलयालम में डेब्यू थी और आपका उसमें भी लीड रोल था, अन्ना पटाया, चिपटू और छुट्टू, एंड में ये था। तो शुरू का और बाद का मुझे याद था, किसी तरह मैंने याद किया, वो बीच का याद नहीं हो रहा था। वो भी मतलब कैसे हैपन हुई और एक्चुअली वहाँ क्या चैलेंजेस आए? मतलब काम करने में चैलेंज मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली और उसी से मैं बताता हूँ कि मैंने वो चैलेंज सॉल्व कैसे किया। अभी जैसे आपने बोला कि आगे का और पीछे का याद था, बीच का याद नहीं था। मेरे सारे डायलॉग ऐसे ही थे कि मुझे आगे का और पीछे का याद था, बीच का याद नहीं था, क्योंकि मलयालम इतनी हार्ड लैंग्वेज है। हालांकि आप कोई आपके लिए डबिंग कर रहे हैं बाद में, लेकिन इतनी हार्ड लैंग्वेज है कि कई शब्द आपसे बोले नहीं जाते और वो रटा नहीं जाता। तो वो थोड़ा सा आगे का याद था, पीछे के एक दो वो शब्द याद थे, लेकिन बीच का याद नहीं हो रहा था। तो क्या करें? तो मैंने क्या किया, मैंने चीट नोट्स बनाए। चीट नोट्स बना के मैंने अलग अलग, जैसे इधर अगर बैठ के सीन कर रहे हैं तो मैंने इधर किसी चीज़ पे पेपर पे कुछ डायलॉग इधर रख दिए और कुछ डायलॉग इधर रख दिए, ऐसा खड़े आउट ऑफ कैमरा, और कुछ इधर। तो सीन में मैं जो याद था मैं ऐसे आपको एक दो शब्द बोल दिए ऐसे, और फिर नीचे देख के बाकी इधर से शब्द, तो जैसे कुछ उठा रहा हूँ हाँ, और ऐसे ऐसे, और यहाँ से बोल दिया अच्छा, फिर बीच में थोड़ा सा गैप लेके यहाँ से भी देख के बोल दिया, और एंड में जो याद था वो आप वापस बोल दिया। तो ऐसे करके मैंने वो पूरी मूवी निकाली है। तो यार ये तो बड़ा चले, ये तो कुछ वैसी एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि आप थिएटर से हैं तो ये दिनों में कि कई सारे एक्टर्स हैं वेस्ट में जिनको अब तो खैर अक्षय कुमार भी साफ कहते हैं कि भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे तो डायलॉग याद नहीं होते, तो मेरे लिए एक बंदा खड़ा होता है, मैं पढ़ लेता हूँ और बोल देता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया था ये साफ एक दो इंटरव्यूज में अपने। लेकिन मैं अपनी बाकी फिल्म में नहीं करता ऐसे, लेकिन मैं साउथ की जो मैंने 2-3 फिल्में की हैं उसमें फिर मैंने ऐसा वो किया। और ब्रांडो ऐसा इसलिए कर रहे होते थे कि ब्रांडो को तो कहते हैं लाइनें याद नहीं होती, उनके साथ तो ये होता था कहीं हाथ पर लिख ली, कोट पर लिख ली, कपड़े पर लिख ली, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होती थी। बट दैट इज अ वेरी ग्रेट डिवाइस। मतलब मुझे अभी भी लगता है जो थिएटर में कभी कभी जो हम चोरी करते थे, क्योंकि मुझे याद है मेरा दोस्त एक बार मैकबेथ कर रहा था, मैं साथ में करता था उसके ये अपना बैंको, तो उसको डायलॉग याद नहीं, उसने ढाल लिया और ढाल पर चिपका दिया। वो करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, कई बार ऐसा था, कई बार क्लू चाहिए होते हैं आपको कि अगला डायलॉग क्या है क्या नहीं है। बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई शुरू की बात पता है, बीच की बात पता है, चलो बाद में कोई डबिंग कर लेगा, लेकिन रिएक्ट तो मुझे भी करना है। रिएक्ट करना है आपको, लिपसिंग तो देना है ना, लिपसिंग तो देना है, क्योंकि एक्टर तो हैं हम, एटलीस्ट कुछ तो करेंगे, सीन तो पूरा बनाएंगे, और प्लस कॉन्सेंट्रेट भी करना है सीन में। तो ठीक है, एक तरीका निकाला मैंने। अच्छा, पर उसके बाद अगर मैं एक बात आपसे और पूछूं, क्या उसके बाद आपको मन नहीं हुआ या आपने बाद में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया कि साउथ इंडियन मूवीज़ में मुझे और काम करना चाहिए, और एक्चुअली वांटेड टू वर्क इन द बॉलीवुड मूवीज ओनली? मैं करना तो चाहता था हिंदी फिल्म ही, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये ठीक बात नहीं है कि मैं बोलूँ हिंदी फिल्म में ही करना है, लेकिन एक मैंने परस्यू नहीं किया साउथ में, क्योंकि एक लैंग्वेज का था थोड़ा सा बैरियर यू कैन से। उसके अलावा मलयालम वाले के अलावा मैंने काफ़ी बड़ी कन्नड़ फिल्म की थी, कंचनजंगा, वो शिव कुमार के साथ, इसमें मैंने मेन नेगेटिव रोल किया था। वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड उनका काम करने का तरीका तो अच्छा है, लेकिन आजकल तो सभी प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता था बाकी सबसे, क्योंकि काफ़ी अच्छा फास्ट काम करते थे। दे आर ऑलवेज डिसिप्लिन। मतलब ये कही जाती है, कमल हसन साहब ने एक बात की थी कि मुझे बॉलीवुड में एक दिक्कत होती है कि मुझे यहाँ पर कई बार डिसिप्लिन लैक करता है, तो मैं कम काम करता हूँ यहाँ पर, और साउथ में मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई ये चीज़ कट टू कट हमें इतने टाइम में ख़त्म करनी है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। मेरे ख्याल से अभी सब इंडस्ट्रीज में सेम हो गया। लेकिन एज ए एक्टर मैं बोलना चाहूँगा कि यू शुड बी एबल टू वर्क। आई मीन आसान है बोलना कि एनी लैंग्वेज, लेकिन वो लैंग्वेज कई बार बोला ना जाए तो क्या करो ये आसानी से। सो इट्स नॉट ईजी, बट एज एन एक्टर आप आप एक्टर हो, चाहे भाषा चाहे कुछ भी हो, लेकिन कैरेक्टर्स वगैरह वही रहते। लेकिन ये है कि हम, क्योंकि हम जो सोचते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, तो वो थोड़ा सा आसान है हमारे लिए। यस, वो तो है, क्योंकि पले बड़े हैं वैसे उस माहौल में, वैसी अपब्रिंगिंग रही है आपकी, इसलिए ग्रेट, वंडरफुल। तो मुझे उसके बाद अब ये भी जानना था कि बीच में काफ़ी सारे जो वीडियोस थे वो आपके देखे थे हमने, जिसमें एक शर्बनी मुखर्जी के साथ बड़ा फेमस आपका PRA जो हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब का था, कमाल के मतलब लेजेंडरी सिंगर हैं ये सब है। वो एक कैसे हैपन हुआ कि मैंने जो देखा, मतलब एट दैट टाइम आई वाज सेइंग
डैम हैंडसम गाय। और मतलब ऐसा लगता है कि अब कई बार ये होता है कि लोग म्यूजिक वीडियो अमूमन जो चल रहे होते हैं, जो तब चल रहे थे और जो अब आ रहे हैं, अमूमन आप एक्चुअली ब्यूटी को देख रहे होते हो और उसको एक लड़की से रिलेट करते हैं, गर्ल से रिलेट करते हैं और हीरोइंस को देखना चाहते हैं। तो एक्चुअली आवाज़ लाइक करती है यार, मतलब इस बंदे को देखो कितना हैंडसम है। तो सारे लोग एक्चुअली आप ही पर तब नजरें गड़ाए थे और वो एकदम से हैपन हुआ, वो रातों रात इतना मतलब वो पहला गाना था जो नुसरत जी के देहांत के बाद पहला गाना था जो रिलीज हुआ उनका, उनके बिल्कुल देहांत के बाद, जस्ट बाद। और केन घोष जी थे डायरेक्टर, और उनके साथ मेरे ख्याल से मैं पहले वीडियो किया था उससे पहले, तो ये दूसरा वो था या पहला था मैं भूल गया। बट हाँ, उसमें मेन वो था कि हाँ लड़की वेट कर रही है और वो शुरुआत में वो एक ऐसा गाँव वाला होता है और फिर बाद में ऐसा मॉडल बन के आता हूँ। तो इंटरेस्टिंग था काफ़ी। और हमने शूट किया था या तो ऊटी या कोडाई कनाल में शूट किया था, मैं भूल गया कौन से उसमें, लेकिन बहुत ठंड थी। इतना मुझे याद है कि बहुत ठंड थी, इतनी ठंड थी। और मुझे वो मैं धोती में घूम रहा था, धोती में ऊपर बस कभी एक कपड़ा उड़ा दिया, ये टर्बन था और नीचे धोती थी और बाहर खूब सी ठंड थी। तो मैं क्या करता था कि अभी तो मैं बता सकता हूँ बहुत साल हो गए, लेकिन थोड़ा सा रम जो है वो कॉफ़ी में डाल के पीता रहता था, तो उससे गर्मी थोड़ी सी चढ़ती थी और थोड़ा सा बॉडी में भी रब करता था मैं रम सब, तो वो बॉडी गर्म रहती थी उससे। तो वो क्या है, हम ये नुस्खे हर उस चीज़ के लिए कोई ना कोई निकाल सबसे ज़्यादा आपने निकाले, निकाली सारी शूटिंग पर कि वो निकालना पड़ता है। तो क्या वहाँ वैसे भी नुस्खे थे जो कि ऐसा होने लगे कि अब तो जब शूट होता है भाई वो 0 से डिग्री चले तो जाते हैं, शिफॉन की साड़ी पहना दी और लड़के को भी, हीरो को भी एक कोट पहना दिया, लेकिन जैसे ही वो सीन कट तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है, रोमांस पूरा कैरी हो रहा है कि सब अच्छा है, बहुत प्यार से चल रहा है, कट हुआ और उसके बाद एक टीम बात की कंबल लेके आते हैं और एक्टर कहता है भाई जल्दी उड़ा कंबल उड़ा, वही हो रहा था उसमें। लेकिन वो म्यूजिक वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गाना बहुत अच्छा था और वो उस टाइम बहुत बड़ा हिट हुआ था वो गाना, और उस टाइम था भी वो वक्त जब गाने चलते थे रातों रात, वो मतलब इतना ज्यादा हिट था, जबरदस्त हिट था। और मैं बताऊं, मैं सरप्राइज हुआ जो मुझे फीडबैक उससे मिला और रिकग्निशन मिली उससे, मैं काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि एक म्यूज़िक वीडियो से मुझे इतना वो रिकग्निशन मिलेगा। और मोस्टली तो उसमें जैसे शर्बानी का वो था, वेटिंग का और ये सब, लेकिन मुझे जो इतना रिकग्निशन एकदम से मिला तो मैं काफ़ी सरप्राइज था उससे, लेकिन खुश भी था ऑफकोर्स। एग्जैक्टली मुझे तो लग रहा है ये उस वक्त की बात है कि जब आप भी काम कर रहे थे और अर्जुन रामपाल भी उनका एक वीडियो कर रहे थे नुसरत साहब वाला, कई सारे जो उनके गाने आते थे, ऐसे ही एक बार शायद आए थे, एक हिमांशु मलिक ने किया है लीजा रे के साथ जो आफरी हैं, दूसरे जी के गाने उस टाइम निकले थे, तो उस तरफ शायद एक के बाद एक ऐसे गाने चल रहे थे और मॉडल सारे काम कर रहे थे, तो आपकी मतलब सबकी लीग एक साथ ही चल रही थी। अच्छा, तो अब उसके बाद अब ये है कि मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि मेरा ह्यूमर वैसा है, तो आई होप कि आपको समझ भी आया, लेकिन मैं मुझसे सवाल यह पूछा भी गया है, तो मैंने चर्चा की अपने कुछ दोस्तों से, तो वो कह रहे हैं कि हम ये बात जानना चाहते हैं, तो सर प्रवीण सर पूछेंगे कि ये आप एक्टिंग करते हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, आपने डायरेक्शन भी किया जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, आपने मूवी डायरेक्ट की थी, और आप स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, आपका शगल भी रहा है, शौक भी रहा है, और अंडर वाटर फोटोग्राफी जिसका आपको बहुत शौक रहा है, ये मुझे भी पता चला हमने, और आपने फिर इसके बाद अभी प्रो पंजा लीग जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, वो भी किया। तो मतलब आप टैलेंटेड ज़्यादा हैं, आपको पता नहीं चला कि मुझे करना क्या है ये तो क्या है? ना ही मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है मुझे क्या करना है, ना ही मैं बोल सकता हूँ कि मैं टैलेंटेड ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देता हूँ कि ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट है। और मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मैं बाहर अगर शूट पे गया कहीं, जैसे एक फिल्म मैंने साउथ अफ्रीका में की थी 3 हफ्ते, द वर्ल्ड अनसीन करके, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की को प्रोडक्शन थी। मैं लीसा रे और अमेरिका की एक इंडियन एक्ट्रेस है शीतल सेठ, हम 3 थे उसमें, प्लस नंदना सेन भी थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट था, प्लस साउथ अफ्रीका के एक्टर्स थे, 2 इंग्लैंड के थे, बहुत अच्छी कास्ट थी। उसमें मैं करीब 1 महीना केप टाउन में रहा,
करेक्ट वो फिल्म शूट कर ली। उसके हफ्ते बाद मैंने कहा साउथ अफ्रीका आए हैं, हफ्ते बाद मैंने निकाल लिया थोड़ा सा ट्रैकिंग वैकिंग करने के लिए, थोड़ा सा स्कूबा डाइविंग करने के लिए, शार्क्स के साथ डाइविंग की, अंडर वाटर फोटोग्राफी की। तो वो हफ्ता बाद वो मैंने करके फिर वापस आ गया। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट कि आप अपने टाइम को, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत वक्त है, और साल में भी काफ़ी दिन होते हैं। तो ये होता है कि आपके पास टाइम भी काफ़ी है लेकिन टाइम कम भी है। एक ही ज़िंदगी है तो उसमें काफ़ी चीज़ें करनी भी हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक वो है कि टाइम काफ़ी है लेकिन एक ये है कि टाइम कम भी है। तो वो सब चीज़ें जो शौक़ है मुझे वो मैं करना भी चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल आप समझ रहे हो, ये तो है नहीं कि अब कहेंगे यार ये वाली चीज़ मैं अगले जन्म में करूँ, ये तो है नहीं। तो वो जो जिस चीज़ का शौक़ है, और रहे मुझे कई सारे चीज़ों का शौक़, और वो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ वो करें अच्छे तरीके से। और जैसे मैंने बताया उन सबको पूरा करने का एक टाइम मैनेजमेंट है, यू आर जस्ट मैनेजिंग। ये आप सब लोगों के लिए एक सीखने की चीज़ है गाइस, मतलब जितने हमारे यंग व्यूअर्स हम लोगों को देख रहे हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, तो वो इनकी बात से सीखिए, प्रवीण जी की बात से तो आपको जल्दी से सीखने को मिलेगा। और क्योंकि एक ही लाइफ है, देयर इज वन लाइफ, तो मतलब उसको उतनी ही समय में मैनेज भी करना है। लेकिन हम उसके साथ ही हम एक खास मूवी के ऊपर अब आते हैं और उसकी बात करते हैं, जो जब आई थी तब लोगों को इतना आभास नहीं होता, कोई उससे उम्मीद नहीं थी कि यार इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, और क्योंकि कहानी कुछ अलग थी, ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा अलग था। इवन दिवाकर बनर्जी को नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ होगा। तो मुझे वो किसी को नहीं मालूम, मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी। और उसको लेकर आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, लेकिन बाद में पूछूंगा हाउ इट हैपेंड, घोंसला का घोंसला ये बनी कैसे, आपके पास आई कैसे? क्योंकि मानसून वेडिंग के बाद अब ये भी एक है कि जिस मूवी में हमने आपको देखा है, बहुत एंजॉय किया है उस मूवी में, उसकी एक अलग ही कहानी है कि मतलब छोटे बेटे से गलती हो गई, पिताजी से गलती हो गई, या बड़ा बेटा है, पिताजी से प्यार पूरा है, इज्जत पूरी है, लेकिन परेशान भी हो गया है, काम का भी बोझ है, अब बाहर जाने के लिए सोचा है, लो इतने में घर में अब ये हो गया, जो मतलब घर की कहानी होती है कि पूरा प्लान कर लिया है, लास्ट टाइम पर अब ये हो गया कि यार ये नया क्या हो गया कांड, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप जाने वाले होते हो तो आप सोचते हो कि चलो मैं ही कुछ जिम्मेदारी मदद करूँगा, ऐसा कुछ है। तो ये कैसे, मतलब आपने बहुत अच्छा एक कैरेक्टर का ब्रीफ दे दिया है, बहुत अच्छा, क्योंकि पूरा कैरेक्टर यही था, इतने सारे चीज़ों के साथ जूझ रहा था वो। और क्या था कि ये मुझे गलती से मिली है ये रोल, क्योंकि दिवाकर मुझे कास्ट नहीं करना चाहता था। हाँ, कि उसको नहीं लगता था मैं ये रोल कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही वो तो बाद में करने के बाद पता चला ना वो तो करने के बाद, उससे पहले तो उसको लगा था, क्योंकि जो उसका जो फर्स्ट एडी था, चीफ एडी जतिन रवसिया, उसके साथ में एक और फिल्म में काम कर चुका था। तो जतिन ने उसको बोला था परवीन से मिल लो एक बार, और तो जतिन का एक बार फ़ोन आया था कि ये ऐसा हम फिल्म बना रहे हैं और दिवाकर से मीटिंग करवानी है। मैंने कहा ठीक है करवा दे, कहते हैं मैं वापस फ़ोन करता हूँ। फिर वो गायब हो गए वो गायब हो गए, और उसका फ़ोन आया 3 महीने बाद कि हाँ बहाना मारा कुछ, मैं बिजी है वो कुछ, और वो अभी भी मिलना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया दिवाकर से मिलने। तो दिवाकर जब मिला तो उसने सच बताया कि मुझे तो नहीं लगता कि तू कर सकता है, और लेकिन जतिन ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आप मिलो प्रवीण से, तो मैं मिल रहा हूँ। सॉरी थैंक यू जी साहब जी, चरण कहाँ पे आप मैंने कहा आपने इतना बड़ा वो मेरे ऊपर वो किया, मैंने कहा मिल रहे हो, चलो मिल ही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है, क्योंकि वो उसको लग रहा था, उसने बोला क्योंकि ठीक है यू डिड मानसून वेडिंग, यू वेरी गुड लुकिंग एंड ये वो। हालांकि मुझे जो लगता है कि मानसून वेडिंग रोल भी बहुत मुश्किल था, इट्स नॉट एन ईजी रोल, स्पेशली द कपल ऑफ सीन्स वेयर ही फाइंड शी टेल्स हिम कि I was with somebody and all of that. So this role, like I said, दिवाकर वाला is खोसला, lot of layers, very hard, तो उसको नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगा। और बाद में ऑफ कोर्स मुझे पता चला वो बहुत सारे लोगों से मिल चुका था, लेकिन खुश नहीं था किसी से भी इतना। और फिर उसने उस मीटिंग में बोला मुझे ऑडिशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। मैं क्या फाइनली आपने कहा आपने तो बनाया, चले मैंने कहा तो कहता है ठीक है ये ऐसा ऐसा सीन है, और कब कर सकते हो? अभी कर लेते हैं। मैंने कहा आपको अच्छा ऑडिशन चाहिए या जल्दी ऑडिशन चाहिए? कहता है मुझे अच्छा चाहिए। तो मैंने कहा मैं कल आऊँगा। मैंने कहा मैं कल आऊँगा, थोड़ा सोच समझ के। तो मैं घर गया, थोड़ा सोचा, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ जो किरदार है
it was very complicated. He was a complicated guy, you know, like you rightly said कि पिताजी से प्यार भी करता है लेकिन दूर भी भाग रहा है, हाँ। क्योंकि वो समझते नहीं है एक दूसरे को उतना, जो होता है कई बार, you know. So कई सारी चीज़ें थी उसमें, गर्लफ्रेंड को भी बताने से हिचकिचाता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, वो भी नहीं बोल पाता, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड बंदा था। तो मैं थोड़ा सोच समझ के अगले दिन गया और सीन वीन उसने जो दिए थे याद कर लिया। फिर वहाँ पे दिवाकर था और जयदीप साहनी थे जो राइटर थे स्क्रिप्ट के, और अभी ऑफ कोर्स उसके एकदम बाद उन्होंने यश चोपड़ा जी के जो चोपड़ा फिल्म्स हैं वो ही इज़ द वाईआरएफ के हेड राइटर काफ़ी टाइम से, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स एंड ग्रेट गाय, सो ही वाज आल्सो सिटिंग देयर। सो दिवाकर ने कहा सीन नहीं करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। He wanted to, I think, throw me off. I think he didn't want to take me, so he wanted to show everybody कि see, Parveen is a bad actor और इसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब धक्का दो पानी में, अब ये तैरेगा। तो नहीं, उनको नहीं लगा था कि मैं तैरूंगा, जान के धक्का दो ये डूब जाएगा। तो वो सीन उन्होंने शुरू किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन बताया और को सीन किया, वो कुछ बोल रहे थे, मैं बोलता गया, वो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट तक वो सीन चलता गया। तो फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तक मैं इस किरदार को ऐसे नहीं देखता था, लेकिन अभी आपके ये सीन करने के बाद अब मुझे ये किरदार ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ, वहीं पे ऑन द स्पॉट में बोला, मैं चाहता हूँ कि आप करो ये रोल। फिर मैंने बोला अब मैं सोच के बताऊंगा कि मुझे करना है या नहीं करना, मैं सोच के बताऊंगा, अब मुझे करना है कि मैं सोच के बताता हूँ। मैंने कहा कल मैं सोच के बताऊंगा आपको। तो एक्चुअली वो किरदार उसमें मतलब मुझे वो ही लगा, और जो आपने एक और पॉइंट बोला है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही कि वो गर्लफ्रेंड प्यार करती है, बिल गेट्स कहती है, और उसके साथ बड़ी कमाल की बात है, बोल नहीं रहा, वो इंट्रोवर्ट एक्सप्रेसिव है। हाँ बिल्कुल, वो इंट्रोवर्ट है, और कई जगह पर आपने जो एक्सप्रेस किया है, तो कई बार जब एक बड़ा प्यारा सा उसमें सीन है, कॉमिक भी हो रहा है और साथ में ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी ये है कि घर पर आई पुलिस और अपना ही प्लॉट है, अपना ही प्लॉट छुड़ा रहा था, आपके छोटे भाई ने रणवीर शौरी जो प्ले कर रहे हैं भाई वहां पर करवा दिया। वो बड़ा भाई था, मैं छोटा भाई था। हाँ, वो बड़ा भाई था, छोटा भाई था। जबकि हाँ सॉरी, ये जो बिहेव आपका लगता था वो बड़े भाई का लगता था। वो लगता था, वो इसलिए लगता था क्योंकि रणवीर एज अ छोटा भाई बिहेव करता था, क्योंकि वो कुछ काम वाम नहीं करता था और आप पर पूरी जिम्मेदारी। तो आप निकलते हो बाथरूम से, डैडी को पकड़ के ले जाते हैं लोग, और आप एकदम से, अब वो एक कॉमिक सिचुएशन है कि यार बंदा नहा भी नहीं पा रहा है, सीधे आया बाहर गेट पर खड़ा होकर, तो सोच रहा है गेट पर खड़ा होकर उधर से गाड़ी जा रही है, हुआ क्या, मैं करूं क्या, और मैं तौलिए में खड़ा हूं। तो वो मुझे कई जगह ऐसा लगा इंट्रोवर्ट है, लेकिन एक्सप्रेस कितना प्यारा किया, आंखों से सब चीजें एक्सप्रेस हो गई है।